नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और आज हम बात करेंगे सीधा सवाल में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र की। हालांकि सभी पार्टियों ने सभी घोषणा पत्रों को अलग अलग नाम दिया है। कांग्रेस ने इसे उन्नत विधान का नाम दिया है, बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है और समाजवादी पार्टी ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है। ऐसे में युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश की गई है। सीधे तौर पे किसानों से वादे किए गए हैं कि अगर इस दल की सरकार बनती तो वो किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे। बीजेपी भी कहती हुई नजर आ रही, मैं एमएसपी पे आलू, प्याज और टमाटर को ले आएंगे और भी कई वादे किए कि हम एमएसपी पे रिकॉर्ड गेहूं और धान की खरीद करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सभी फसलों को एमएसपी पे ले आएंगे। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो आज जो उन्नत विधान जन घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे, किसानों के कर्ज पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे। युवाओं की बात अगर की जाए तो बीजेपी कहती है हम 5 लाख नौकरियां देंगे, समाजवादी पार्टी कहती है हम 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे 5 सालों में। साथ ही साथ अगर बात की जाए कांग्रेस की उन्नत विधान पत्र की, तो उसमें साफ तौर पे कांग्रेस ने आज कह दिया है कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं, जिसमें 12 लाख के बारे में उन्होंने जानकारी भी देने की कोशिश की है और 2 लाख जो एडॉक शिक्षक हैं उनको भी नियमित किया जाएगा। ऐसे में सभी ने जनता को साधने की कोशिश की है, जनता के लिए तमाम वादों का पिटारा खोल दिया है और ऐसे में अब जनता किस ओर रुख करती है ये 10 मार्च को तय हो जाएगा, यानी कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। हालांकि कल से यूपी में चुनाव है। पहले फेज का चुनाव कल 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान है। इसी के चलते आज लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान के नाम से जारी किया है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी तमाम वादों का पिटारा खोला गया है। सूबे की सियासत से लगभग 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से दूर है और पार्टी सत्ता के सूखेपन को वादों के सहारे खत्म करना चाहती है। 8 फरवरी को सबसे पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। इसमें भी जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए गए हैं और इन वादों के सहारे बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है। तो एमएसएमई सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने 60 लाख उद्यमियों को प्रदेश के अंदर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। सीडी रेशियो को बढ़ाने का कार्य हुआ तो प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। उत्तर प्रदेश न केवल नौजवानों बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और 15,000 के एक पैकेज को प्रत्येक बेटी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो,
भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, 58,000 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। वचन पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में भी तमाम वादों की झड़ी लगा दी गई। सपा ने सत्ता में वापसी करने के लिए सभी मतदाताओं से लुभावने वादे इस वचन पत्र में किए हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तीनों दलों के घोषणा पत्रों में कई समानताएं हैं। इसके बावजूद कई वादों में एक दूसरे से काफी अलग हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा करती है। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। इस तरीके से उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहले कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तमाम वादे उसमें किए गए थे। स्कूटी फ्री में दी जाएगी जो मेधावी छात्राएं होंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो एमएसपी है उस पर मतलब गेहूं और धान जो है बड़ी तादाद में एमएसपी पर खरीदा जाएगा। साथ ही साथ किसानों को जो है सिंचाई की जो व्यवस्था होगी किसानों की, उसमें जो बिजली लगेगी उसका पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। बिजली यानी कि मुफ्त दी जाएगी। साथ ही साथ महिलाओं की बात की गई। जो वृद्ध महिलाएं होंगी उनको फ्री पास दिया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यानी वो फ्री आ जा सकेंगी बसों में। तमाम घोषणाएं। समाजवादी पार्टी ने भी केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री की बात की, टैबलेट की बात की, मोबाइल फ़ोन की बात की कि वो देंगे स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ किसानों को साधने की कोशिश की गई और कहा गया कि एमएसपी पे सारी फसलें ली जाएंगी, यानी कि सारी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने वृद्धा पेंशन की भी बात की और दिव्यांगों को भी पेंशन देने की उन्होंने बात की। 18,000 प्रति वर्ष की पेंशन की उन्होंने बात की है। ऐसे में युवाओं को भी साधने की कोशिश की है। रोजगार के लिहाज से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का वादा अखिलेश यादव ने किया है अगर वो जीतकर आते हैं और अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। और अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने आज के घोषणा पत्र से पहले 2 घोषणा पत्र भी जारी किए थे। आपको बता दें, एक तो भर्ती विधान था उनका घोषणा पत्र, दूसरा शक्ति प्रधान था। भर्ती विधान में उन्होंने साफ तौर पर रोजगार की बात की थी कि युवा बहुत परेशान है, युवा को रोजगार चाहिए, युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है और उसको रोजगार ना मिलने के कारण वो गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे में भर्ती विधान की बात की गई। फिर उसके बाद शक्ति विधान की बात की गई। आपको बता दें, शक्ति विधान में महिलाओं की बात की गई। साफ तौर पे कहा गया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, 40% महिलाओं को नौकरियों में लाया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 33% महिलाएं जो होंगी वो नौकरियों में होंगी। वहीं बीजेपी कहती है महिलाओं की अगर बात की जाए महिलाओं के लिहाज से कि वो महिलाओं की जो संख्या है वो दुगनी कर देंगी। रोजगार की बात की जाए तो उनका हर घर को एक रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। तमाम वादे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं।
कुल मिलाकर के सत्ता तक पहुंचना है तो घोषणा पत्र में तमाम वादे करने ही होते हैं। वो बाद में पूरे होते हैं या नहीं, उसके लिए जनता बाद में प्रश्न नहीं पूछती है। कांग्रेस ने साफ तौर पर आज अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 2500 रुपए एमएसपी दिया जाएगा धान और गेहूं की जब खरीद की जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य में। और गन्ने की अगर बात की जाए तो 400 रुपए में अब गन्ना खरीदा जाएगा एमएसपी पे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2021 में 25 रुपए यानी 325 रुपए मूल्य था गन्ने का एमएसपी, उसको 25 रुपए और बढ़ा दिए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो यानी 350 रुपए इस वक्त मिल रहा है। साथ ही साथ गन्ना किसानों का जो भुगतान की बात की गई वो साफ तौर पर बीजेपी ने कहा कि हम 14 दिन में दे देंगे आपको भुगतान। समाजवादी पार्टी कहती है हम 15 दिन में आपको गन्ना किसानों का भुगतान देंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो किसानों का कर्ज है वो पूरी तरह से माफ होगा और बिजली का बिल आधा लिया जाएगा। ऐसे में लुभाने की कोशिश की गई है और इसी पर आज हम सीधा सवाल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद रहेगा, रामनिवास यादव हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी से, हमारे साथ नितेंद्र यादव भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर समाजवादी पार्टी से, और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की कोशिश है। कल से पहले फेज का चुनाव जारी है, यानी पहले फेज का कल यूपी में चुनाव होना है। और ऐसे में आपको बता दूं एक राज्य में इस समय द्वंद्व छिड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हिजाब को लेकर के बड़ी सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, प्रियंका गांधी हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, राहुल गांधी जो ट्वीट करके उस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। और इस चुनाव में आपको बता दूं अमर्यादित टिप्पणियां, अमर्यादित बयानों का जोर रहा है। कोई गर्मी की बात करता है तो कोई कहता है अगर वोट मांगने आए तो चर्बी उतार देना, फिर कोई कहता है अगर ये गर्मी दिखाएं तो हम वो गर्मी की बात करते हैं, हम आपको बता दें हम भर्ती की बात करते हैं। ऐसे में ऐसे जो तीर थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले लोग भी नजर आए, वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए। कहीं पर कोई जिन्ना का जिन्न को बोतल से निकाल देता है और जिन्ना की बात करने लगता है। कभी कोई कहता है कि आपको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, पाकिस्तान के बारे में आपने क्यों कह दिया कि वो हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, चाइना हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। आपको याद दिला दूं यह बयान अखिलेश यादव ने दिया था कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 का दुश्मन नहीं है। ऐसे में चिलमजीवी कह देते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनावी जो तीर थे वो बहुत ज्यादा इस चुनाव में चले हैं, तो अपनी अपनी तर्कश से सबने तीर निकाले हैं। वो चाहे जैसे तीर हो, अगर अमर्यादित भाषा है तो वो भी चलेगी, लेकिन हमें वोटों का ध्रुवीकरण करना है। सभी दलों ने ऐसी कोशिश की है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर लें। बीजेपी ने जहां हिंदुओं की बात की है, 80-20 की बात की है, जहां हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश राजभर इसमें पीछे कहां रह जाते हैं। वो भी साफ तौर पे कहते हैं कि जिन्ना की बात जो है सबसे पहले बीजेपी ने की थी, यानी आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो उनकी कब्र पर गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई थी। ऐसे में तमाम तरह की बातें इस चुनाव में देखने को मिली हैं और ये चुनाव अपने आप में बीजेपी के लिहाज से इतना अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी को 2024 में फिर से केंद्र की सत्ता पर अगर दाखिल होना है तो दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा वाला ये राज्य है और ऐसे में 403 विधानसभाएं इस राज्य में हैं। तो जो यहाँ की लोकसभा सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतता है वो दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की कुर्सी में विराजमान हो जाता है। इसलिए ये राज्य बीजेपी फिर से जीतना चाहेगी, यानी एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आना चाहेगी यूपी में। समाजवादी पार्टी चाहती कि 2012 में जिस तरीके से उसने 2024 सीटें जीती थी वो कुछ ऐसे ही प्रदर्शन करना चाहती है, इसलिए वो कह रही है 400 के पार और बीजेपी कह रही है 300 के पार। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार 312 सीटें पाई थी और जो उनके सहयोगी दल थे, अपना दल है उसने 9 और भाजपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 4 सीटें, उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे। और इस वक्त देखिए ये
साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं एक तरफ, जो छोड़ करके चले आते हैं भाजपा, क्योंकि उनको पुत्रमोह था कि पुत्र के लिए अपने टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट बीजेपी नहीं देती और ऐसे में वो साफ तौर पे बीजेपी के दामन छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ओबीसी के लिए कुछ नहीं करती है, दिखावा करती है, इसलिए हमने बीजेपी छोड़ दी। लेकिन टाइमिंग देखिए, जब वहां पर चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद वो बीजेपी का दामन छोड़ते हैं। 5 साल तक लगातार मलाई खाते रहते हैं, सत्ता की मलाई खाते रहते हैं, मंत्री पद नहीं छोड़ते। उनकी बेटी भी आपको बता दें कि बीजेपी से सांसद हैं और जो सांसद हैं बेटी, वो साफ तौर पे कहती है उनका पापा से कोई लेना देना नहीं है। तो सियासत की बातें हैं, आपको बता दें। कल पहले फेज का चुनाव होना है, तो पहले फेज में जब मतदाता मत डालने को निकलेंगे तो फिर वो क्या सोच के निकलेंगे, ये बड़ी बात है। और जो 11 जिले हैं उनकी जो 58 विधानसभाएं हैं, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तीनों जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, ऐसे में जन घोषणा पत्र में तीनों ने किसानों को साधने की कोशिश की है और वो कोशिश क्यों ना करें, करनी भी जरूरी है क्योंकि वोट लेना उनकी मजबूरी है। ऐसे में जो 11 जिले हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और ऐसे में 58 सीटें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस लिहाज से। टोटल 136 सीटें हैं विधानसभा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसे में 58। पिछली बार की अगर बात करें 2017 की, तो कुल मिलाकर के 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले फेज में, जिसमें ये 58 सीटें थीं। और अगर इन 58 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 53, उसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी दल नजर नहीं आ रहा था। आपको बताएं, आरएलडी को 1 सीट मिली थी, जबकि आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी जी, वो जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जाट समुदाय है, किसान है। ऐसे में जो बसपा है उसको मात्र 2 सीटें मिलती हैं, समाजवादी पार्टी है उसको भी मात्र 2 सीटें मिलती हैं। तो देखने वाली बात है कि बीजेपी के सामने ये दल कुछ भी नजर नहीं आए थे। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 136 सीटें हैं, 136 में 109 सीटें मिली थी बीजेपी को 2017 में। ये बेहद अहम है। और आपको बता दूं कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो 91% जो वोट था, वोट शेयर वो जो था जाटों का, वो बीजेपी को मिला था। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से रामनिवास यादव जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अमलेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हालांकि आज हम डिबेट जो है थोड़ी देर से ओपन कर पाए हैं तकनीकी खामी के चलते। तो अमलेंद्र, अब आपकी पार्टी ने भी उन्नति विधान जन घोषणा पत्र की घोषणा कर दी है। उसमें तमाम वादे किए गए हैं, किसानों को साधने की कोशिश है, युवाओं को साधने की कोशिश है, उनके लिए वादे किए गए हैं, रोजगार के वादे किए गए हैं। किसानों के लिए कहा गया है कि उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर, उनके बिजली के बिल जो हैं वो आधे हो जाएंगे। और ऐसे महिलाओं के लिए भी कहा गया है कि आपको हम 40% तक नौकरियां देंगे। और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, 20 लाख नौकरियों, सरकारी नौकरियों की बात की है। ऐसे में पूरी तरीके से ये घोषणा पत्र, उन्नत विधान जन घोषणा पत्र जो आपका है, सबको साथ लेने की कोशिश। और कल ही वोटिंग है पहले फेज की। बिल्कुल, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव है पूरी हमने घोषणा पत्र किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दिक्कत समझते हैं तो हमारा पशु की नीतियां बनाई कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो गाय का गोबर होता है उसको 2 रुपए में बेचा जाएगा, इससे एक समस्या भी। उसके अलावा महिलाओं के, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सब कुछ दिया है। उसके बारे में आज प्रियंका जी ने लॉन्च किया। उससे पहले आज पूर्ववर्ती सरकारों ने भी माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, पूरा कर्जा माफ कर दिया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार बनने के 24 घंटे की कर्जा माफ करते
चलिए इनकी आवाज ठीक कराइए, टेक्निकल टीम इनकी आवाज ठीक कराइए, फिर इनके पास आते हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव हैं, बीजेपी नेता हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रामनिवास यादव जी, कल पहले फेज का चुनाव है, मतदान होगा, ऐसे में आपका घोषणा पत्र क्या गुल खिलाएगा? किसानों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ये शराब पिछले चुनाव में पूरा समर्थन दिया और हमारी जो है सीटें आई, मतलब पहले चरण की 64 में 53 आई, उसी तरह इस बार हमारी 55 प्लस होंगी। अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ कुछ क्या नहीं। बिल्कुल, जैसे कि 2 करोड़ आप देख लीजिए, भाजपा वालों को कांग्रेस को गांधी जी ने जनता की लड़ाई लड़ी है। महिलाओं की विरोधी सरकार है। आप उठा के देख लीजिए इनका इतिहास पुराना, चाहे उन्नाव के कुलदीप सेंगर हो या शाहजहांपुर के बाबा चिन्मयानंद, चाहे हाथरस का देख लीजिए, हमेशा इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया है। अभी आप इनका ठीक है अमलेंद्र, मैं आपके पास आता हूँ। अमलेंद्र, मैं आपके पास आता हूँ। रामनिवास यादव जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। नहीं, मेरे कांग्रेस के मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बता रहे थे, इससे मेरा आग्रह है, कभी राजस्थान के बारे में पूछा है कि वहाँ क्या होता है? वहाँ पर अपराधी अपराध करने के बाद खुलेआम सीना खोल के सड़कों पर घूमते हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते हुए कोई भी अपराधी अगर गलती से अपराध कर दिया तो अपराध करने के बाद खुलेआम घूम नहीं सकता है, या तो उसके सीने पर गोली है या जेल है, 2 ही रास्ते उसके पास बचते हैं। लेकिन राजस्थान में, पंजाब में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पर तो कुछ तो दिखता नहीं। वहां अपराधी भी खुलेआम घूमते अपराध करते हैं, और ज्यादातर जगहों पे इनके सरकार का संरक्षण ही रहता है। और बात करते हैं कि 40% महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। पंजाब में कितने लोगों को की सरकार है, वहां तो कुछ किया नहीं इन्होंने। अब उत्तर प्रदेश में पता है कि यहाँ कुछ हमारा होना नहीं, यहाँ कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है इनके नेता और इनके विचारों के बारे में, इनकी पार्टी के आचरण के बारे में। इनके घोषणा पत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे वादे किए इन्होंने। समापन हो जाएगा। रामनिवास जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? घोषणा पत्र नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमें यहाँ कुछ होना नहीं, इसलिए फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। इनसे इतना मेरा आग्रह है कि जहाँ इनकी सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ इन्होंने किसी घोषणा का पालन किया क्या? बात कुछ किया नहीं। अब यहाँ इनको पता है कि यहाँ हमारा कुछ होना नहीं है, इसलिए यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता है अमलेंद्र त्रिपाठी। अमलेंद्र, आप जल्दी से काउंटर कीजिए, इसका जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, चाहे मनमोहन जी की सरकार रही हो पूर्व में केंद्र में, और राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार, पंजाब की अपने वादे पूरे किए। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, पूरा कर्जा माफी करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिजली बिल हाफ कर दिया है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाने की पूरी कोशिश करेगी। और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, युवाओं पे जो उनकी सपने हैं वो छीने जा रहे हैं नौकरियों के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का अलग सेल का गठन करेगी, ताकि जो युवा हैं अब अपने सपनों को साकार कर सकें। उसके अलावा किसान भाइयों की सबसे अच्छी खुशखबरी है कि 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना लिया जाएगा, 2,500 रुपये एमएसपी के तहत धान और गेहूं बेचने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार में होगा। एमएसपी कानून बनेगा, कांग्रेस पार्टी की माननीय प्रियंका जी का वादा है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपना अपना घोषणा पत्र है, अपने अपने वादे हैं, जनता को लुभाना है, क्योंकि उनका वोट पाना है, जिससे कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। हर दल यही चाहता है कि वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे, बड़े राज्य में कैसे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर जाति जो समीकरण है वो बेहद अहम है, और ऐसे में जनसंख्या भी ज़्यादा है और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग बहुत उम्मीद किए बैठे हैं इन दलों से, या यूँ कहें सरकार से, क्योंकि जो रोज़गार है उसका भी कहीं ना कहीं मुद्दा अक्सर उठाई करता है। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए सीधा सवाल। तो हम सीधा सवाल में आज बात कर रहे हैं 3 दलों ने, जो दल हैं प्रमुख, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ने ही अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तीनों ने ही युवाओं
महिलाओं और किसानों का ध्यान रखा है और ऐसे वादे किए हैं जिससे वोटर जो है वो उनकी तरफ वोटर्स का रुझान हो और उनको वोट मिल सके। लेकिन जनता किसको पसंद करेगी ये जनता को मालूम है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसको वोट देंगे वो उनको मालूम है। लेकिन हम लगातार इसमें विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक घोषणा पत्र दूसरे से अलग क्यों है और दूसरा घोषणा पत्र तीसरे से अलग क्यों है। क्योंकि जो वादे किए गए हैं लगभग वैसे ही, जैसे एमएसपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कहती आलू टमाटर प्याज पे एमएसपी देंगे, समाजवादी पार्टी कहती हम सभी फसलों को देंगे। ऐसे में बात की जाए गन्ना किसानों के भुगतान की तो कहते हैं कि हम 14 दिन में भुगतान कर देंगे, बीजेपी कहती है, और समाजवादी पार्टी कहती है हम 15 दिन में करेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर के हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ रामनिवास यादव जी हैं बीजेपी से, और कांग्रेस नेता जो है हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं, अमलेंद्र त्रिपाठी। सीधा रुख करूंगा रामनिवास यादव जी का। रामनिवास यादव जी, आपने 2017 में सरकार बनाई, ठीक है, लंबे वनवास के बाद, और अखिलेश को सत्ता से हटा दिया। इस बार आपने जो घोषणा पत्र दिया है तकरीबन वैसा ही कुछ घोषणा पत्र अखिलेश का भी है। ऐसे में कल पहले चरण का चुनाव है, जनता आपको क्यों पसंद करे, इसको कुछ पॉइंट्स में बता रहे हैं। रामनिवास यादव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस नेता है हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। अमलेंद्र, आपका जो उन्नति विधान जन घोषणा पत्र है, काफी कुछ उसमें ऐसी बातें कही गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह की गई है कि सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने अपनी देखरेख में इस घोषणा पत्र को बनवाया है, और ऐसे में जनता के बीच जाकर के घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि जनता पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से और 30 वर्ष से आप कह लीजिए, ये इन्हीं पार्टी देखती आ रही, सपा बसपा भाजपा को जनता सही बोल चुकी है। 32 साल का लंबा वनवास है आपका, सोच लीजिए, मंडल कमीशन के बाद आपको आने नहीं दिया जनता ने। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे गद्दार थे जो चले गए, जिससे प्रियंका जी ने अपने हाथ में कमाल लिया, और हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने कुछ संगठन की कमाल संभाली है। पिछले 6 महीने से संगठन पे काम कर रही है वो। 2019 के बाद से उन्होंने पूरी तरीके से यूपी में डेरा जमा लिया है, लोगों से मिल रही, लोगों से प्रेम की जान रही, और सबसे पहले और पूरा हफ्ता जो नारा दिया था उसको पूरा करने का कार्य कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता माननीय प्रियंका जी कर रही है। कि कैसे आप देखते होंगे स्वयं की महिलाओं को डोमिनेट किया जाता था, लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद वही महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। आप देख लीजिए, कर्नाटका में 20 साल की छात्रा अपने हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया। युवाओं के अंदर ताकत, जोश और हिम्मत दी है तो कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। आप इलाहाबाद प्रयागराज का अभी कुछ दिन पहले का किस्सा उठा देख लीजिए, कैसे भाजपा की तानाशाही सरकार द्वारा मासूम छात्रों पे उनके हॉस्टल में घुस के पीटा गया उनको। ठीक है, इस समय कांग्रेस के छात्रों के साथ खड़ा हुआ। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए, रामनिवास यादव, उनका रुख करूंगा। रामनिवास जी, जनता आपको क्यों पसंद करे? एक बार आप सत्ता में रह चुके हैं, आपने काम किया है, आप फिर वादा कर रहे हैं काम करने का, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों की जाती है? रामनिवास, आप सुन पा रहे हैं हमें सुन पा रहे हैं आप? शायद उनसे संपर्क टूट गया है। एक बार फिर रुक करूंगा अमलेंद्र का। अमलेंद्र, जिस तरीके से जो कांग्रेस महासचिव हैं और यूपी की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उससे आपको कितना फायदा होता दिख रहा है? क्योंकि जो आपका प्रदर्शन 2017 2012 में रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है, जबकि 2017 में आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे। जी देखिए, कांग्रेस के प्रियंका जी का नारा है लड़कियों से, नारा नहीं है, ये उनके हक की लड़ाई है। और भाजपा सपा के लोग
अभी गांव से भगाए जा रहे हैं। आज उनको शायद डिबेट में उनके औलाद नहीं जा रही है क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं है। अभी आपने देखा उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं अमलेंद्र, तकनीकी खामी के चलते कभी कभी संपर्क टूट जाता है। हालांकि वो हमसे जुड़ गए, चलिए उनसे ही जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। रामनिवास यादव जी, अमलेंद्र जी कह रहे हैं आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद अभी संपर्क हमारा जुड़ा नहीं है। अमलेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाई साहब, ये सिर्फ आपसे नहीं, जनता के संपर्क से दूर थे। सत्ता का नशा था तो आसमान में उड़ रहे थे। जनता 2022 में आसमान से इनको खजूर के पेड़ पे लाएगी और 24 में खजूर के पेड़ से जमीन पे लाने का कार्य करेगी, क्योंकि सत्ता का नशा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। आप जनता के साथ कार्य करेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। आप कोरोना काल भाग देख लीजिए, भाजपा का एक सांसद विधायक सड़क नहीं दिखेगा। लाखों की संख्या में जनता बेचारी दिल्ली से पलायन करने पे मजबूर हुई अपने प्रदेशों में आने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो बेचारे पलायन करके यहाँ से गए थे। आप पलायन की बात कर रहे हैं, याद होगा 2017 का आपको चुनाव मुजफ्फरनगर कैराना याद है आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना, जहां पर पलायन का मुद्दा जोर शोर से पकड़ा था। मुजफ्फरनगर का वो दंगा बहुत जोर शोर से पकड़ा था और उसी को बीजेपी नेताओं ने भुनाने की कोशिश की थी, जहां घरों के बाहर लिखा था कि ये घर बिकाऊ है। धर्म की राजनीति करता है, दूसरी जात की राजनीति करता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के हित और विकास की बात करता है। कैसे विकास की बात उस पर नहीं, बीजेपी ने तो साफ तौर पे कहा है ना कि उसने एक भी दंगा अपने कार्यकाल में नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं अमलेंद्र। आप देखिए, ये उनकी कथनी करनी में अंतर मैं बता रहा था। आप हाँ, बताइए। लखीमपुर का कानून उठा के देख लीजिए, क्या कानूनी कार्रवाई हुई। आप उठा दीजिए कि बांगरमऊ की बेटी की पुलिस के द्वारा उसके साथ क्या कांड किया गया। आप रायबरेली में अदिति सिंह पे हमला हुआ। आप हाथरस में देख लीजिए, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के विपरीत एक लड़की का जिसके साथ बलात्कार हुआ उसको रात में जलाया गया। आप बताइए, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कहाँ गया इनका महिला सम्मान? इनकी महिला मंत्री के लिए उनको टिकट काट दिया गया। अखिलेश यादव जी बोलते मैं 33% आरक्षण दूंगा, प्रियंका जी ने वादा जो किया 40% आरक्षण टिकटों में देने का वो किया। कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट दी और बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया जो बांगरमऊ की पीड़िता मां थी, खुशी दुबे की बहन को टिकट दिया। एक कहावत है ना, आके पड़ी कबून दिवाई बुकिया जाने पीड़ पर आई। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया जिन्होंने दुख दर्द झेला है, कुछ समय में उन चीजों को महसूस किया है क्या दिक्कत होती है, तो वो सदन में जाके जनता की आवाजें खासकर उस चीज से जिस दिक्कत से उन्हें सामना करना पड़ा उसको दूर करने का कार्य करेंगी। इसीलिए जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस पार्टी और आपके पंजे में है। कल जो चुनाव है आप देख लीजिएगा कितना अच्छा वोट का परसेंटेज रहे और कांग्रेस की। अरे अमलेंद्र जी, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 58 सीटों में एक भी आपको नहीं मिली थी। हाँ, हालांकि जो समाजवादी पार्टी को मिली थी उसमें आपका गठबंधन जरूर था। 2 ही सीट मिली थी 58 में से समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को 1 मिली थी और 2 बीएसपी को मिली थी, 53 मिली थी बीजेपी को। ये देखने वाली बात है ना अमलेंद्र जी, जनता किसके साथ थी पिछली बार? और 2019 में भी 91% वोट मिला था किसानों का। जी, झूठे सपने दिखाए, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, नारे दिए जोर शोर से, जनता बहकावे में आ गई। आप देख लीजिए, किसान परेशान है जानवरों से, छात्र परेशान नौकरी से, महिलाएं परेशान है महंगाई से, और बेचारा नौकरी पेशा वाला आदमी परेशान है, उसकी नौकरी जा रही, उसको पेंशन नहीं मिल रही, बड़ी परेशानियां है ना। आदमी एक बार झूठ की जो तराजू होता है उसमें चला जाता है, बार बार नहीं। जनता ने 5 वर्ष में भाजपा की सरकार दे दी कि कैसे इन्होंने जाति धर्म की राजनीति की, सिर्फ जात धर्म, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान ये करने का कार्य किया। अब जनता बदलाव चाहती है, बस एक ही चीज पे कि कैसे उसका विकास हो। नहीं, जाति धर्म की राजनीति की आप जो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं कल की बात कर रहा हूँ क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव है, ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पे चुनाव है और किसान वहां पर ज्यादा संख्या में है।
लगभग 20% के आसपास है, 17 से 20%। मुस्लिम 30% के आसपास है, दलित जो है 25% है, राजपूत है, वहाँ पर गुर्जर समाज है। तो एक समीकरण बनते हुए दिख रहा है। लेकिन किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया 1 साल से ऊपर, उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे में आपने किसानों को किस तरीके से अपनी ओर करने की कोशिश की है? सिर्फ वादे कर देने से क्या आपकी और किसानों का झुकाव होगा? इस चीज का मैं आपको याद देता हूँ, किसान आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई द्वारा वहाँ पे जितने दिन 1 वर्ष चला, लंगर चलाया गया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ पे रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे वहाँ पे जाके लोगों की मदद करते रहे। सेवा दल ने वहाँ पे लोगों की सेवा करने का कार्य किया, लोगों को भोजन दिया, राशन दिया, दवाई दी, और उसके अलावा उनका पूरा सहयोग किया। भाजपा ने तब बोला भी, मोदी जी ने स्वयं इस चीज को बोला कि आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस ने पूरी उनकी मदद की, उनके हक की लड़ाई लड़ी। और इसके बाद अभी एमएसपी के तहत जो वादा किया कांग्रेस ने कि 400 रुपए क्विंटल गन्ना लिया जाएगा, 25 रुपए क्विंटल धान और गेहूं लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात किसानों के लिए है, क्योंकि यहाँ 900 रुपए में धान बिका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1500 रुपए में गेहूं बिका। आप अंदाजा लगा लीजिए उनकी लागत निकली किसान भाइयों की। अच्छा, ये बताइएगा, जब बीजेपी ने, केंद्र ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो उनकी ये दलील थी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगाते रहे, जो विपक्ष है वो एमएसपी की बात करके, कि एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, जिसके चलते किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भी बात कही गई बीजेपी की तरफ से। आप सब पर, जो विपक्ष है उस पर इल्जाम लगाया है। बिल्कुल, तपस्या इन्होंने नहीं की, तपस्या किसानों ने की। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में 7 महीने, 1 साल पूरा, 1 साल बेचारे टेंट लगा के किसानों अपने मौजूद रहे। हाँ। कहा कि भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग, मोदी जी कहते थे बस मेरा 1 फोन कॉल की दूरी पे है, क्यों नहीं गए आप? आप बदलाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान हितों की बात की है। उसके अलावा अगर किसान तो बस नहीं मांगते हैं उनकी, क्या एमएसपी कानून बना दीजिए, क्यों नहीं बनाया? अगर एमएसपी खत्म की जा रही थी तो एमएसपी कानून बना देते आप, किसान अपने आप दूर हो जाता। 1 साल 700 जिससे ज्यादा किसानों की जान लेने के बाद किसान कानून वापस किया गया, काला कृषि कानून वापस किया गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना खतरनाक, कितना भयावह होगा। जिन परिवारों के 700 लोग किसानों से घर लौट के नहीं गए, उनकी क्या बीत रही होगी, वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे उनके दिल में, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया ना। ये एक आजादी पाई एक तरीके से इस तानाशाही सरकार से। किसानों ने उस आम जनता, उस आम युवाओं को हौसला दिया कि अपने हक की लड़ाई लड़िए, तब आपको अपना हक मिलेगा। ठीक है, आपने महिलाओं को साधने की कोशिश की। आपने एक बड़ी बात कही कि हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। जहां भी आपने टिकट दिया है महिलाओं को, क्या आपने वहां देखा कि महिलाएं जो है वो आपके साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही हैं? क्योंकि जनाधार चाहिए, 403 विधानसभाएं हैं, ऐसे में आपको 203, 204 तो जीतने ही पूर्ण बहुमत के लिए। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने उन महिलाओं को जिनका कहीं न कहीं पे उन्होंने संकल्प पत्र में आपने वादा भी किया है जी, आपका जो घोषणा पत्र है उसमें आपने वादा भी किया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वृद्धावस्था पेंशन होगी, 1000 रुपए होगी। आशा बहुओं के लिए उनको उनकी भी जो तनख्वाह है, मानदेय उनको बढ़ाया जाएगा। रसोइयों को 5000 रुपए मिलेगा। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है। जो भी नई भर्तियां 20 लाख आएंगी, उनमें कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। इससे महिला करेगी, महिला बिल्कुल होगा, अपने हक की आवाज उठाना जानती है वो। आप भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों को टिकट काटने पड़ना, महिला मंत्रियों के साथ अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी महिला विरोधी भाजपा सरकार है। कुछ चीजों के बीच में कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। अभी जहाँ एक शिक्षा स्कूल का चुनाव बंद हुआ, वहाँ भी इन चीजों को लेके गई, और अन्य जहाँ चुनाव है कांग्रेस पार्टी वहाँ भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मैं स्वयं आज कम से कम 15 से 20 गांव विजिट करके आया हूँ। बड़ा अच्छा रिस्पांस है। लोग कह रहे हैं कि गांधी फैमिली का कोई भी मेंबर अब बड़े अरसे के बाद यूपी की इसने कमान संभाली है, 101 प्रदेश की, तो बहुत भी गर्व और गौरव की बात है कि जो जनता के बीच में उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, पिछले 10 सालों से 5 सालों से गायब है।
बायोमेट्रिक पिछले 10 साल से दिखाई दे रही, सिर्फ ट्विटर की राजनीति चल रही है। कुछ ट्वीट कर दिया, लेकिन हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी, चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे उन्नाव का, चाहे कानपुर या हाथरस का, स्वयं गई है। ठीक है अलमेंद्र, आपने भी स्कूटी देने का वादा किया है, बीजेपी ने भी स्कूटी देने का वादा किया है, प्रतिमा 1 लीटर पेट्रोल देने का वादा अखिलेश यादव जी ने कर दिया है। ऐसे में जी इन्होंने ये भी तो वादा किया था चुनाव से ये मुफ्त देने के वादे कब तक चलेंगे और इससे जनता से वोट लेना कब तक सही है? जनता को उस काबिल बना दीजिए ना, रोजगार दे दीजिए, उसको इतना सशक्त कर दीजिए कि वो खुद ही स्कूटी खरीद ले, खुद पेट्रोल खरीद ले। रोजगार देंगे, ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी सशक्तिकरण में विश्वास करती है, ये सिर्फ झूठे जुमले और वादों में विश्वास करते हैं। आप इन्होंने स्कूटी का वादा किया, पिछले 5 वर्ष सरकार थी, कहाँ स्कूटी दी गई बताइए आप। उसके अलावा जो इन्होंने वादा किया था कि स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे, अभी 1-2 महीने पूर्व किसको दिए गए? मुश्किल से 50 से 60 हजार बच्चों को दिए गए, वो भी टेक्निकल छात्रों को। आपकी छात्र कहाँ है? एक तरीके से वोट खरीदने का कार्य किया गया, सरकार को जुमला दिया गया कि हम सरकार ने हम आपको टैबलेट देंगे। अगर देना ही था तो आप सारे बच्चों को देते ना, आप सक्षम थे, आपकी सरकार थी। आचार संहिता तो उसके बाद में लगी, लेकिन बहाना कर दिया आचार संहिता की नहीं होगा। आप अंदाजा चलिए अलमेंद्र, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। आपने अपनी पार्टी के आप मजबूत सिपाही लग रहे हैं मुझे, जिस हिसाब से आप कांग्रेस के बारे में अपनी जो बातें रख रहे हैं, आप सच्चे सिपाही लग रहे हैं कांग्रेस के। हालांकि जो बीजेपी नेता हैं रामनिवास यादव, वो हमसे जुड़े ज़रूर थे, लेकिन वो बीच में तकनीकी खामी के चलते वो हमसे नहीं जुड़ पाया। आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र कह लीजिए, वचन पत्र कह लीजिए, उन्नत विधान जन घोषणा पत्र कह लीजिए, सब में वादों का पिटारा और बहुत कुछ मुफ्त के भी वादे हैं। आप मुफ्त देने के वादों पे भरोसा कर लीजिए। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अखिलेश, एक स्कूटी दे रहे हैं। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, बीजेपी पार्टी स्कूटी दे रही है, साथ में स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप बांटेंगे 2 करोड़ के आसपास। मतलब, और अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वो भी स्कूटी दे रही हैं और जो किसान हैं उनके कर्ज माफ़ कर रहे। इन सब के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो कर दी जाए, अगर जनता को शिक्षित कर दिया जाए, उन्हें रोज़गार मुहैया करा दिया जाए और साथ ही साथ उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंतर्गत अगर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मुहैया करा दी जाए, तो शायद ये जनता असल मुद्दों पर वोट डालने के लिए आगे आएगी। फिर कभी किसी पार्टी के लिए ध्रुवीकरण नहीं होगा, हिंदू ध्रुवीकरण नहीं होगा, मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं होगा, फिर सब कुछ सही ढर्रे पे आ सकता है। लेकिन घोषणा पत्र में वादे कर दिए जाते हैं, इरादे सिर्फ एक होते हैं, सत्ता तक पहुंचना। फिलहाल सीधा सवाल में आज इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।